चलिए दोस्तों, मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय के बारे में चर्चा करते हैं। तो भारत एक संघीय देश है जिसमें शक्तियों का विभाजन केंद्र व राज्यों के मध्य किया गया है। यद्यपि शक्तियों का विभाजन संविधान में पूर्णतः स्पष्ट है, इसके अतिरिक्त नागरिकों को भी मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। अतः विपरीत स्थितियां आने पर केंद्र व राज्यों के आपसी विवादों को निपटाने के लिए, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा एवं व्याख्या के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान में एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका की व्यवस्था की है। संविधान के भाग 6 के अध्याय 5 अनुच्छेद 214 से 232 में राज्यों के उच्च न्यायालयों के बारे में प्रावधान किए गए हैं। उच्च न्यायालय राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय होता है। भारत में सर्वप्रथम उच्च न्यायालय की स्थापना उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत वर्ष 1862 में कलकत्ता उच्च न्यायालय के रूप में की गई थी। इसी वर्ष मुंबई एवं मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना भी की गई थी। वर्तमान में देश में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। मध्य प्रदेश में न्यायिक व्यवस्था तो उच्च न्यायालय गठन अनुच्छेद 214 के तहत किया जाता है। तो मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय की स्थापना 1 नवंबर 1956 को की गई थी। मुख्य खंडपीठ कहाँ है? जबलपुर में है। अन्य खंडपीठें तो इंदौर एवं ग्वालियर में है। जिला न्यायालय की स्थापना अनुच्छेद 233 के माध्यम से की जाती है। प्रत्येक जिले में जिला स्तर पर जिला न्यायालय की स्थापना की जाती है। ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के तहत स्थापित की जाती है। भारतीय न्याय व्यवस्था की संरचना में सबसे नीचे ग्राम न्यायालय होती हैं, फिर जिला न्यायालय होते हैं, उसके बाद उच्च न्यायालय होते हैं और सबसे लास्ट में उच्चतम न्यायालय होते हैं। हमारे देश में संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है। इसी उद्देश्य से संविधान की प्रथम अनुसूची में उल्लेखित प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है, किंतु न्यायपालिका का स्वरूप एकात्मक रखा गया है, अर्थात न्यायपालिका का संगठन पिरामिड की तरह है। इसमें सबसे शीर्ष पर उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट होता है। इसी प्रकार राज्यों के उच्च न्यायालय हाई कोर्ट स्वयं में सर्वोच्च नहीं है, जैसा कि विषय वगैरह में होता है कि वहाँ के जो राज्य के कोर्ट होते हैं अपने आप में सर्वोच्च होते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ही भारत का सर्वोच्च और अंतिम अपील का एक प्रकार से कोर्ट होता है। हाई कोर्ट होते तो है प्रत्येक राज्य के लिए, लेकिन वो सर्वोच्च नहीं होते। वो सर्वोच्च न्यायालय के अधीनस्थ होते हैं। संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 214 से अनुच्छेद 231 तक उच्च न्यायालय के संबंध में विभिन्न प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा जो राज्य की न्यायपालिका के शीर्ष पर होगा। साथ में संविधान संशोधन अधिनियम 1956 एवं संविधान के अनुच्छेद 231 में संसद को अधिकार दिया गया है कि वह 2 या 2 से अधिक राज्यों एवं एक संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक साझा उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। संविधान के अनुच्छेद 231 के तहत संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह 2 या 2 से अधिक राज्यों अथवा 2 या 2 से अधिक राज्यों या किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। अब उच्च न्यायालय संबंधित अनुच्छेद देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 214 में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। 215 में उच्च न्यायालय के अभिलेख न्यायालय यानी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, हाई कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के बारे में बात की गई है। फिर अनुच्छेद 216 में उच्च न्यायालय के गठन की बात की गई है। अनुच्छेद 217 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद के लिए नियुक्ति तथा दशाओं की बात की गई है। और अनुच्छेद 218 में उच्च न्यायालयों में उच्चतम न्यायालय से संबंधित कतिपय प्रावधानों का लागू होना की बात की गई। अब हम लोग मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की बात करेंगे। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना के साथ ही राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 49 की उपधारा 1 के तहत मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय को नागपुर से जबलपुर प्रतिस्थापित कर दिया गया। इस तरह मध्य प्रदेश के गठन के साथ ही 1 नवंबर 1956 को जबलपुर में उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश की स्थापना की गई। 1 नवंबर 1956 को ही मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह के आदेश से इस न्यायालय की एक अस्थायी पीठें इंदौर एवं ग्वालियर में स्थापित कर दी गई, जिसमें 28 नवंबर 1968 को भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन ने राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 51 की उपधारा 2 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इन दोनों शाखाओं को स्थायी स्वरूप प्रदान किया था। जबकि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की तीसरी प्रस्तावित खंडपीठ प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थापित की जाएगी। 1 नवंबर 1956 से लेकर मध्य प्रदेश राज्य के वर्ष 2000 में हुए विभाजन तक यह उच्च न्यायालय यथावत कार्यरत रहा। मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 के अनुसार प्रदेश का विभाजन हुआ और 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई। इसी के साथ ही 1 नवंबर 2000 से छत्तीसगढ़ राज्य के लिए बिलासपुर में पृथक उच्च न्यायालय स्थापित कर दिया गया।
मध्य प्रदेश राज्य के गठन के पश्चात स्थापित उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला थे। वे वर्ष 1958 तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहे और यहाँ से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए। वर्ष 1968 से 70 में वे भारत के 11वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में उन्होंने। तो मध्य प्रदेश ने राष्ट्र के सर्वोच्च न्यायालय को 4 मुख्य न्यायाधीश दिए हैं। इनमें न्यायमूर्ति श्री एम हिदायतुल्ला, न्यायमूर्ति श्री JS वर्मा, न्यायमूर्ति श्री RC लोहाटी और शरद अरविंद बोबड़े शामिल हैं। इसके साथ ही मध्य प्रदेश से न्यायमूर्तिगण सर्वश्री AP सेन, जिया लोझा, ND ओझा, फैजुद्दीन, DM धर्माधिकारी, PP नवलेकर, AK माथुर, न्यायमूर्ति श्री RV रविंद्रन, न्यायमूर्ति श्री AK पटनायक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पदों पर पहुंचे हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति GG लोहानी ने कार्य किया। अब उच्च न्यायालय का भव्य भवन। मध्य प्रदेश के न्यायालयों का जिक्र करते हुए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के भव्य भवन का उल्लेख भी आवश्यक है। पाश्चात्य शैली के इस भवन के डिजाइन लोक निर्माण विभाग के अधिकारी हेनरी इरविन ने वर्ष 1886 में बनाया था। यह विशाल भवन वर्ष 1899 में कुल 3 लाख रुपए की लागत से बना था। उच्च न्यायालय के सर्वश्रेष्ठ स्थापत्य कला के प्रभावशाली भवन का निर्माण पूर्व सांसद स्वर्गीय सेठ गोविंद दास के दादाजी राजा गोकुल दास के द्वारा करवाया गया था। दूर से ही आकर्षक दिखने वाला यह भवन अंदर से ही उतना भव्य है, जहां न्यायमूर्तिगण और अधिवक्ता न्यायदान की प्रक्रिया संचालित करते हैं। भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 27 सितंबर 2023 को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के नए भवन का शिलान्यास किया। उच्च न्यायालय संबंधित अनुच्छेद 219 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का शपथ ग्रहण बताया गया है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का शपथ ग्रहण 219 में 220 में स्थायी न्यायाधीश बहाल होने के बाद प्रैक्टिस पर प्रतिबंध। स्थायी न्यायाधीश बहाल होने के बाद प्रैक्टिस पर प्रतिबंध की बात की गई है। फिर आर्टिकल 221 में न्यायाधीशों का वेतन इत्यादि की बात की गई है। 222 में किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरण की बात की गई है। 223 में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की बात की गई है। अनुच्छेद 224 में अतिरिक्त एवं कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात की गई है। अनुच्छेद 224A में उच्च न्यायालयों में सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति की बात की गई है। दोस्तों हम लोगों ने इसको छोड़ दिया था। तो वर्तमान मध्य प्रदेश के गठन से पूर्व सेंट्रल प्रोविंस तथा बरार प्रांत के लिए नागपुर उच्च न्यायालय की स्थापना 2 जनवरी 1936 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की धारा 108 के अंतर्गत जॉर्ज पंचम के आदेश से सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार प्रांत के लिए की गई थी। 26 जनवरी 1950 से भारत का संविधान लागू होने के पश्चात संविधान के अनुच्छेद 225 और 372 के प्रावधानों के अनुसार जनता प्रदान की गई है। तो ये रह गया था। अब इसमें देखते हैं उच्च न्यायालय के गठन के लिए प्रावधान। तो उच्च न्यायालय की संरचना संविधान के अनुच्छेद 216 में प्रावधान है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश और ऐसे अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा जिन्हें राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करना आवश्यक समझे। अतः प्रत्येक उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या अलग अलग है। इसी प्रकार संविधान के अनुच्छेद 224 में कहा गया है कि आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त न्यायाधीशों तथा कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है। इस प्रकार नियुक्त प्रत्येक न्यायाधीश 2 वर्ष तक पद धारण करता है, किंतु उस अवधि की समाप्ति से पहले उसे स्थायी किया जा सकता है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की अधिकतम स्वीकृत संख्या 53 है, जबकि वर्तमान में 27 न्यायाधीश प्लस 1 मुख्य न्यायाधीश है। संविधान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या का कोई प्रावधान नहीं है, यह राष्ट्रपति के विवेक पर छोड़ दिया गया है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तो सबसे पहले थे माननीय न्यायमूर्ति M हिदायतुल्ला, 1956 से 1958 तक रहे। फिर माननीय न्यायमूर्ति GP भट्ट, 1958 से 1959 तक रहे। फिर माननीय न्यायमूर्ति PB दीक्षित, जो 1959 से 1969 तक रहे। माननीय न्यायमूर्ति विशंबर दयाल, ये 1969 से 1972 तक मुख्य न्यायाधीश रहे। माननीय न्यायमूर्ति PK तारे, 1972 से 1975। माननीय न्यायमूर्ति शिवदयाल श्रीवास्तव, 1975 से 1978। माननीय न्यायमूर्ति AP सेन, 1978 से 28/2/1978 से 14/7/1978 तक। माननीय न्यायमूर्ति GP सिंह, 1978 से 1984 तक मुख्य न्यायाधीश रहे। फिर माननीय न्यायमूर्ति जिया लोझा, 1984 से 1985 तक। माननीय न्यायमूर्ति JS वर्मा, 1986 से 14/6/1986 से
27/8/1986 तक। माननीय न्यायमूर्ति एन डी ओझा 1986 से 1988। माननीय न्यायमूर्ति जी जी सोहानी 1989 से यानी 21/10/1989 से 23/10/1989 तक रहे। फिर नेक्स्ट है माननीय न्यायमूर्ति एस के झा 1989 से 1993 तक। माननीय न्यायमूर्ति यूएल भट्ट। तो नेक्स्ट है माननीय न्यायमूर्ति यूएल भट्ट। माननीय न्यायमूर्ति यूएल भट्ट ये 1993 से 1995 तक रहे। फिर माननीय न्यायमूर्ति ए के माथुर 1996 से 1999 तक। माननीय न्यायमूर्ति भवानी सिंह 2000 से 2003 तक। माननीय न्यायमूर्ति कुमार राजरत्नम 2003 से 2004 तक। माननीय न्यायमूर्ति आर वी रविंद्रन 2004 से 2005। माननीय न्यायमूर्ति ए के पटनायक 2005 से 2009। माननीय न्यायमूर्ति एस राफत आलम 2009 से 2011। माननीय न्यायमूर्ति एस ए बोबड़े 2012 से 2013। फिर न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर 2013 से 2016। फिर न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता 2017 से 2018। न्यायमूर्ति एस के सेठ 2018 से 2019। न्यायमूर्ति रविशंकर झा ये कार्यवाहक रहे 2019 से 2019 में 10/6/2019 से 3/10/2019 तक। 10/6/2019 से 3/10/2019 तक। फिर संजय यादव ये भी कार्यवाहक रहे 5/10/2019 से 3/11/2019 तक। फिर न्यायमूर्ति अजय कुमार मित्तल 2019 से 2020 तक। फिर न्यायमूर्ति मोहम्मद 3/1/2021 से 13/10/2021 तक। और माननीय न्यायमूर्ति रवि मलिमथ ये 2021 से 2024 तक रहेंगे। तो 2021 से 2024 तक रहे ये। माननीय न्यायमूर्ति रवि मलिमथ मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के 27वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश हैं, जिनका कार्यकाल 24 मई 2024 को समाप्त होगा। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में सर्वाधिक लंबा कार्यकाल न्यायमूर्ति बीवी दीक्षित व न्यूनतम कार्यकाल न्यायमूर्ति जी जी सोहानी का रहा। फिर मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के 22वें मुख्य न्यायाधीश एवं सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति अजय माणिकराव खानविलकर को देश का द्वितीय लोकपाल नियुक्त किया गया। न्यायमूर्ति अजय माणिकराव खानविलकर को देश का दूसरा लोकपाल नियुक्त किया गया। अब माननीय न्यायाधीशों को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। तो माननीय श्री न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह ये भारत के मुख्य न्यायाधीश बने। न्यायाधीश भारत का सर्वोच्च न्यायालय। मुख्य न्यायाधीश मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय। मुख्य न्यायाधीश नागपुर उच्च न्यायालय। न्यायाधीश मध्य प्रांत एवं बरार उच्च न्यायालय। तो ये भारत के मुख्य न्यायाधीश 1968 से 70 के बीच में रहे। न्यायाधीश भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 58 से 68 तक रहे। मुख्य न्यायाधीश मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के 1956 से 1958। मुख्य न्यायाधीश नागपुर उच्च न्यायालय के 1954 से 1956। और मध्य प्रांत और बरार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ये 1946 से 1954 तक रहे थे। माननीय श्री न्यायमूर्ति जे एस वर्मा ये भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे 1997 से 1998 के बीच में। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश ये 1989 से 1997 तक रहे। मुख्य न्यायाधीश राजस्थान उच्च न्यायालय के 1986 से 1989 के बीच में रहे। मुख्य न्यायाधीश मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के 1986 से 14/6/1986 से 31/8/1986 तक रहे। न्यायाधीश मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के 1972 से 1986 तक रहे। अब माननीय श्री न्यायमूर्ति आर सी लोहाटी माननीय श्री न्यायमूर्ति आर सी लाहोटी ये भारत के मुख्य न्यायाधीश से 2004 से 2005 के बीच में। न्यायाधीश भारत के सर्वोच्च न्यायालय के ये 1998 से 2004 तक रहे। न्यायाधीश दिल्ली उच्च न्यायालय के ये 1994 से 1998 तक रहे। न्यायाधीश मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के 1988 से 1994 तक रहे। माननीय श्री न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा तो भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे 2017 से 2018 के बीच में। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ये 2011 से 2017 के बीच में रहे। मुख्य न्यायाधीश दिल्ली उच्च न्यायालय के 2010 से 2011। मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय पटना के 2009 से 2010। न्यायाधीश मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के 1997 से 2009 तक। न्यायाधीश उड़ीसा उच्च न्यायालय के 1996 से 1997 के बीच में रहे। माननीय न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबड़े भारत के मुख्य न्यायाधीश 2019 से 2021 के बीच। फिर भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश 2013 से 2019 तक रहे। मुख्य न्यायाधीश मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के 2012 से 2013। न्यायाधीश मुंबई उच्च न्यायालय के 2010 से 2012 के बीच में रहे। तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो भारत के उच्चतम न्यायालय में यानी सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश भी रहे थे तो माननीय श्री न्यायमूर्ति AP बिना, फिर न्यायमूर्ति GL ओझा, न्यायमूर्ति ND ओझा, न्यायमूर्ति फैजुद्दीन, न्यायमूर्ति AK माथुर, न्यायमूर्ति
डीएम धर्माधिकारी, न्यायमूर्ति पीपी नओलकर, न्यायमूर्ति दीपक वर्मा, न्यायमूर्ति ए के पटनायक, न्यायमूर्ति सी के प्रसाद, न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ति ए एम सप्रे, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर, न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता, न्यायमूर्ति जे के महेश्वरी, न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा। मुख्य न्यायाधीश प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल, तो ऐसे मुख्य न्यायाधीश जो मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल भी रह चुके हैं, पीवी दीक्षित, जीपी सिंह और एनडी ओझा, जीपी सिंह और पीवी दीक्षित। अब है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश एवं सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुस्लिम न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह ने भारत के छठवें उपराष्ट्रपति के रूप में 20 अगस्त 1977 से 20 अगस्त 1982 तक अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। उपराष्ट्रपति के रूप में उनके कार्यकाल के समय भारत के राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी और उसके पश्चात ज्ञानी जैल सिंह थे। जस्टिस एम हिदायतुल्लाह ने 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक भारत के दूसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी अपनी सेवाएं दी थी। मध्य प्रदेश की पहली महिला न्यायाधीश सरोजनी सक्सेना थी। वर्तमान में उच्च न्यायालय में कार्यरत महिला न्यायाधीश श्रीमती सुनीता यादव और श्रीमती अनुराधा शुक्ला हैं। भारत में उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला लीला सेठ थी, जो हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनी। जे.एस. वर्मा का जन्म मध्य प्रदेश के सतना जिले में हुआ। जे.एस. वर्मा वर्ष 1973 में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के न्यायाधीश और वर्ष 1986 में मुख्य न्यायाधीश बने। इसके पश्चात 1989 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और 1997 में भारत के 27वें मुख्य न्यायाधीश बने। उन्होंने राष्ट्रीय मानवाधिकार के तीसरे अध्यक्ष के रूप में वर्ष 1999 से 2003 तक कार्य किया। श्री रमेश चंद्र लाहौटी उच्चतम न्यायालय के 35वें न्यायाधीश के रूप में 1 जून 2004 से 1 नवंबर 2005 तक अपनी सेवाएं दी। श्री लाहौटी वर्ष 1960 में गुना जिले में बार काउंसिल में शामिल हुए और वर्ष 1962 में एक वकील के रूप में नामांकित हुए। अप्रैल 1977 में उन्हें सीधे बार से उच्च न्यायिक सेवा के लिए भर्ती किया गया और उन्हें जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। रमेश चंद्र लाहौटी का निधन 23 मार्च 2022 को हुआ। इनका जन्म मध्य प्रदेश के गुना जिले में 1 नवंबर 1940 को हुआ था। उच्च न्यायालय एवं खंडपीठ। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य खंडपीठ कहाँ है? जबलपुर में है। इसके अलावा 2 अन्य खंडपीठें इंदौर एवं ग्वालियर में है। मुख्य पीठ एवं खंडपीठ के तहत आने वाले जिले इस प्रकार हैं। मुख्य पीठ जबलपुर के अंतर्गत जिले कौन कौन से आते हैं? अनूपपुर, बालाघाट, बैतूल, भोपाल, रायसेन, सीहोर, बुरहानपुर, छतरपुर, छिंदवाड़ा, पटोरना, दमोह, डिंडोरी, खंडवा, पूर्व निमाड़, हरदा, होशंगाबाद, जबलपुर, कटनी, मंडला, नरसिंहपुर, पन्ना, रीवा, मऊगंज, सागर, सतना, मैहर, सिवनी, शहडोल, सीधी, टीकमगढ़, उमरिया एवं सिंगरौली। खंडपीठ इंदौर के अंतर्गत आने वाले जिले राजपुर, बड़वानी, देवास, धार, इंदौर, झाबुआ, मंदसौर, नीमच, रतलाम, राजगढ़, शाजापुर, उज्जैन, खरगोन पश्चिम निवाड़ी से कहा जाता है। और ग्वालियर के अंतर्गत खंडपीठ ग्वालियर के अंतर्गत तो जिले आते हैं अशोकनगर, भिंड, दतिया, गुना, ग्वालियर, मुरैना, शिवपुरी, श्योपुर और विदिशा। उच्च न्यायालयों की स्थिति। तो उच्च न्यायालय राज्य की न्यायपालिका में सर्वोच्च शिखर पर स्थित है। उच्च न्यायालय इसके अधीनस्थ कार्य करते हैं और अन्य न्यायालय इसके अधीनस्थ कार्य करते हैं और उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय के अधीनस्थ काम करते हैं। उच्च न्यायालय को उच्चतम न्यायालय के समान ही मौलिक अधिकारों की रक्षा एवं संविधान की रक्षा का भार सौंपा गया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुआ था द्वारा अवश्य केंद्र सरकार ने इनकी शक्तियों एवं अधिकारों को कम कर दिया था, जिससे इनकी स्थिति काफी निम्नतर हो गई थी। परंतु 43वें एवं 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इनकी स्थिति को पूर्ववत बना दिया गया था। परंतु फिर भी कुछ क्षेत्रों अर्थात उच्च न्यायालय को संघ की लोक सेवाओं में नियुक्त व्यक्तियों के संबंध में भारतीय एवं अन्य सेवा संबंधी विषयों के संबंध में मुकदमे लेने का अधिकार प्राप्त नहीं है। इन्हीं अनुच्छेदों के आधार पर संसद ने वर्ष 1985 में प्रशासनिक अधिनियम अधिकरण पारित किया, जिसके आधार पर संघ सरकार संघ के लिए एक प्रशासनिक अधिकरण एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की स्थापना कर रही है। अनेक राज्यों ने भी अपने यहाँ कानून पास करके अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत प्रशासनिक अभिकरणों की स्थापना की है। इसका नाम केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल या कैट जिसे कहा जाता है की स्थापना की है। अतः भारत में संघात्मक शासन प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक था कि न्यायपालिका को कार्यपालिका व विधान पालिका के प्रभाव से पर्याप्त सीमा तक स्वतंत्र रखते हुए उसे विशेष स्थिति प्रदान की जाए। इसी उद्देश्य से भारत में उच्चतम न्यायालय के साथ साथ उच्च न्यायालयों में भी न्यायाधीशों को पर्याप्त स्वतंत्रता प्रदान की गई है। न्याय प्रशासन
तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 214 के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य के लिए उच्च न्यायालय जबलपुर में स्थित है। उच्च न्यायालय जबलपुर की खंडपीठ ग्वालियर एवं इंदौर में स्थित है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अनुसार राज्य में स्थापित सभी न्यायालयों और अधिकरणों पर अधीक्षण करने की शक्ति उच्च न्यायालय को प्राप्त है। राज्य में जिला न्यायाधीश, सिविल न्यायाधीश के अतिरिक्त दंड न्यायालयों के रूप में सेशन न्यायालय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के न्यायालय, द्वितीय श्रेणी के न्यायालय और कार्यपालक मजिस्ट्रेट के न्यायालय कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में अवधूत होने वाले साधारण स्वरूप के राजस्व, सिविल और दांडिक मामलों का आपसी सुलह और समझौते से निराकरण करने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ग्राम न्यायालय का गठन ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के तहत किया गया। नियमित न्यायालयों के अतिरिक्त राज्य में मध्यस्थम अधिकरण यानी आर्बिट्रेशन जो या मीडिएटर वाले जो ट्रिब्यूनल होते हैं, सहकारिता अधिकरण और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत उपभोक्ता न्यायालय भी कार्यरत है। विशेष अधिनियमों के अंतर्गत आने वाले मामलों का निराकरण किए जाने के लिए विशेष न्यायालय जैसे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, स्वापक एवं मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम, भारतीय विद्युत अधिनियम, डकैती उन्मूलन अधिनियम, सती प्रथा निवारण अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराधों का विचारण किए जाने के लिए विशेष सेशन न्यायाधीश के न्यायालय स्थापित किए गए हैं। रेलवे अधिनियम के अंतर्गत आने वाले मामलों का निपटारा किए जाने के लिए विशेष मजिस्ट्रेट के न्यायालय, मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम के अंतर्गत स्थापित न्यायिक मजिस्ट्रेट के विशेष न्यायालय पृथक से स्थापित हैं। ऐसे न्यायालयों के अतिरिक्त कुछ अन्य न्यायालय भी हैं विशेष मामलों के निराकरण के लिए राज्य में कार्यरत हैं। न्यायाधीशों की अर्हताएं। संविधान के अनुच्छेद 217(2) के अनुसार न्यायाधीशों की योग्यता निम्नलिखित है। पहला, वह भारत का नागरिक हो, भारतीय राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण कर चुका हो या कम से कम 10 वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों का अधिवक्ता रहा हो, राष्ट्रपति के मत में विधि का ज्ञाता हो। उच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीश एडिशनल जज नियुक्ति 2 वर्ष के लिए एवं कार्यकारी न्यायाधीश एक्टिंग जज की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो एडिशनल जज और एक्टिंग जज की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और एडिशनल जज की नियुक्ति 2 वर्ष के लिए की जाती है। न्यायाधीशों की नियुक्ति। संविधान के अनुच्छेद 217 के अनुसार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति निम्नलिखित से परामर्श के पश्चात की जाएगी। भारत के मुख्य न्यायाधीश से, संबंधित राज्य के राज्यपाल से, फिर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, 2 से अधिक राज्यों के साझा उच्च न्यायालय में नियुक्ति में राष्ट्रपति सभी संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करता है। द्वितीय न्यायाधीश मामले 1993 में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था की थी कि जब तक उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं की जा सकती है तब तक वह राय के अनुरूप ना हो। तो द्वितीय न्यायाधीश मामले 1993 में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था की थी कि तब तक उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं की जा सकती है जब तक वह राय के अनुरूप ना हो। तीसरे न्यायाधीश मामले 1998 में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति पर उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श करना चाहिए। इस प्रकार एकमात्र भारत के मुख्य न्यायाधीश की राय से परामर्श प्रक्रिया पूरी नहीं होगी। 99 संविधान संशोधन अधिनियम 2014 तथा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम 2014 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कार्यरत व्यवस्था को एक नए निकाय राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NJAC से प्रतिस्थापित किया गया। लेकिन वर्ष 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने 99 संविधान संशोधन व न्यायिक नियुक्ति व राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति अधिनियम दोनों को असंवैधानिक घोषित कर दिया। परिणाम स्वरूप पूर्व की व्यवस्था अर्थात कोलेजियम व्यवस्था पुनः अस्तित्व में आ गई। यह निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने फोर्स जजेस केस 2015 में दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने राय व्यक्त की कि नई व्यवस्था अर्थात राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग न्यायपालिका की स्वतंत्रता को प्रभावित करेगा। समानतः नवनिर्मित रीत के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों का मंडल करता है। राष्ट्रपति आम सहमति के द्वारा दी गई सलाह के अनुसार नियुक्ति करता है। न्यायाधीशों की शपथ व प्रतिज्ञान। तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश तीसरी अनुसूची के अनुसार शपथ ग्रहण करता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को राज्य का राज्यपाल तथा अन्य न्यायाधीशों को उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है। 16वां संविधान संशोधन 1963 के पश्चात उच्च न्यायालय का न्यायाधीश उसी प्रकार शपथ लेता है जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए निर्धारित है। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की शपथ
मैं मूल संविधान में भारत की प्रभुता एवं अखंडता और क्षुणता रखूंगा प्रावधान नहीं था। शेष शपथ सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के शपथ के समान थी। राष्ट्रीय एकता परिषद के सुझावों पर 16वें संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया। न्यायाधीशों का कार्यकाल। संविधान के अनुच्छेद 217 के अनुसार कोई न्यायाधीश तब तक अपना पद धारण करेगा जब तक वह 65 वर्ष का नहीं हो जाता। इससे पहले भी अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को भेज सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु का निर्धारण संसद द्वारा निर्धारित पदाधिकारी करता है, जबकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु का निर्धारण भारत के मुख्य न्यायमूर्ति की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और राष्ट्रपति का निश्चय अंतिम होता है। संविधान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पदावधि से संबंधित कोई निश्चित कार्यकाल नहीं बताया गया। 15वें संविधान संशोधन अधिनियम 1963 द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 कर दी गई थी। न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया। तो संविधान में सिद्ध कदाचार प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनएबिलिटी के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा न्यायाधीशों को निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार हटाया जा सकता है। इसके लिए संसद एक विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करती है। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1967 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के संबंध में निम्नलिखित प्रक्रियाएं वर्णित हैं। लोकसभा के 100 सदस्य अथवा राज्यसभा के 50 सदस्यों के हस्ताक्षर पत्र वाले प्रस्ताव को सदन के अध्यक्ष अथवा सभापति को सौंपना। फिर अध्यक्ष सभापति प्रस्ताव को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत कर सकता है। यदि प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है तो अध्यक्ष या सभापति आरोपों की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन करेगा। सदस्यीय समिति के सदस्य कौन होंगे? भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI या उच्चतम न्यायालय का कोई अन्य न्यायाधीश या अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, एक प्रख्यात विधिवेत्ता। यदि समिति इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि न्यायाधीश कदाचार का दोषी होने के कारण या अन्य आधार पर अयोग्य है तो सदन इसके विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव का विचार करता है। संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित कर राष्ट्रपति के पास संस्तुति के लिए भेजा जाता है, तब राष्ट्रपति न्यायाधीश को हटा सकता है। वेतन व भत्ते। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन व भत्तों को संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। इनमें न्यायाधीश के कार्यकाल के दौरान अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। अपवाद वित्तीय आपातकाल। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2.5 लाख रुपए प्रति महीना और अन्य न्यायाधीशों का वेतन 2,25,000 रुपए प्रति महीना होता है। उच्च न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद। तो अनुच्छेद 225 में उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार के बारे में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 226 में कतिपय याचिकाएं जारी करने के उच्च न्यायालयों की शक्ति के बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 226A, अनुच्छेद 226 के तहत केंद्रीय अधिनियमों की संवैधानिक वैधता पर विचार नहीं किया जाना, इसको निरस्त किया गया है। अनुच्छेद 227 में उच्च न्यायालयों का सभी न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्ति की बात की गई है। उच्च न्यायालयों का सभी न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्ति की बात की गई है। अनुच्छेद 228 में उच्च न्यायालयों में कतिपय मामलों का स्थानांतरण। अनुच्छेद 228A में राज्य अधिनियमों की संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों के विस्तारण के लिए विशेष प्रावधान, इसको निरस्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 229 में पदाधिकारी तथा सेवक व उच्च न्यायालयों में व्यय की बात की गई है। अनुच्छेद 230 में उच्च न्यायालयों में क्षेत्राधिकार संघीय क्षेत्रों तक विस्तार। अनुच्छेद 231 में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक साझे उच्च न्यायालय की स्थापना की बात की गई है। 232 व्याख्या है, इसमें इसको निरस्त कर दिया गया। उच्च न्यायालय की शक्तियां एवं क्षेत्राधिकार। तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, फिर रेट क्षेत्राधिकार, अपीली न्यायालय है ये, अधीक्षण की शक्ति, अभिलेख का न्यायालय, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति इत्यादि चर्चा की गई है। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार देख लेते हैं। उच्च न्यायालय राज्य का शीर्ष न्यायालय होता है। संविधान द्वारा उच्च न्यायालय को निम्नलिखित अधिकार प्रदान किए गए। पहला, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का अर्थ है कि उच्च न्यायालय के विवादों के प्रथम दृष्टया सुनवाई सीधे न कि अपील के जरिए करने का अधिकार है। यह अधिकार निम्नलिखित मामलों में है। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। तो अध्यक्ष या सभापति प्रस्ताव को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत कर सकता है। इसमें पहला है अधिकारिता का मामला एवं न्यायालय की अवमानना। तो अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाता है तो ये एक प्रकार से प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है। तो अधिकारिता का मामला एवं न्यायालय की अवमानना, ये पहला है। दूसरा, अध्यक्ष या सभापति को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत कर सकता है। अध्यक्ष या सभापति प्रस्ताव को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत कर सकता है। यदि प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है तो अध्यक्ष या सभापति आरोपों की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन करेगा। चलिए उच्च न्यायालय की शक्ति एवं क्षेत्राधिकार के बारे में पढ़ते हैं। पहला है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। तो उच्च न्यायालय राज्य का शीर्ष न्यायालय होता है। संविधान द्वारा उच्च न्यायालय को निम्नलिखित अधिकार प्रदान किए गए हैं। पहला है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का अर्थ है कि उच्च न्यायालय के विवादों की प्रथम दृष्टया सुनवाई सीधे होगी। मतलब प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का अर्थ क्या है कि उच्च न्यायालय के विवादों की प्रथम दृष्टया सुनवाई सीधे न कि अपील के जरिए करने का अधिकार है। यानी कि जो मैटर प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आएंगे उस पर उच्च न्यायालय सीधे
सुनवाई करेगा। अपीली यानी अपील के माध्यम से आप वहाँ नहीं जा सकते, बल्कि सीधे आप जा सकते हैं। जैसे फंडामेंटल राइट में आप सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, वैसे जो प्रारंभिक हिताधिकार के मामले हैं अंडर द हाई कोर्ट, वहाँ पर आप सीधे हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। यह अधिकार निम्नलिखित मामलों में है। पहला, आधिकारिकता का मामला एवं उच्च न्यायालय की अवमानना। दूसरा है संसद सदस्यों व राज्य विधानमंडल निर्वाचन संबंधी विवाद। तीसरा है राजस्व मामले या राजस्व ग्रहण के लिए बनाए गए किसी अधिनियम या आदेश के संबंध में। दूसरा है नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों के प्रवर्तन के संबंध में। और पांचवा है संविधान की व्याख्या के संबंध में अधीनस्थ न्यायालयों में स्थानांतरित मामलों में। अब रिट, तो रिट आपने देखा होगा एक प्रकार से 5 प्रकार की रिट होती हैं। एक तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा अधिकार परीक्षा, चौथा है प्रतिषेध और पांचवा है उत्प्रेषण। तो रिट क्षेत्राधिकार संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को नागरिकों के मूल अधिकार के प्रवर्तन और अन्य किसी उद्देश्य के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध और उत्प्रेषण नामक रिट जारी करने का अधिकार है। उच्च न्यायालय को अपने भूभाग के निवासियों के अतिरिक्त उन व्यक्तियों के विरुद्ध भी रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है जिन्होंने विधि विरुद्ध कोई कार्य संबंधित उच्च न्यायालय की अधिकारिता वाले राज्य में किया है। अनुच्छेद 226 में ऐसा दिया हुआ। उच्च न्यायालयों की रिट अधिकारिकता सर्वोच्च न्यायालय की अपेक्षा अधिक व्यापक होती है। उच्च न्यायालय के द्वारा मूल अधिकारों की रक्षा के अतिरिक्त अन्य अधिकारों की रक्षा के लिए भी रिट जारी की जा सकती है। संपत्ति का अधिकार वर्तमान वैधानिक अधिकार है जिसकी रक्षा के लिए उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है। उच्च न्यायालय को संविधान की व्याख्या का भी अधिकार है। यह मूल अधिकारों की भी रक्षा करता है और मूल अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालयों में जनहित याचिकाएं भी दायर की जा सकती हैं। तो द स्कोप फॉर हाई कोर्ट टू इंटरवीन इन केस ऑफ फंडामेंटल राइट्स और इन केस ऑफ रिट, द extent of writ jurisdiction of high court is more than the supreme court। अपीली न्यायालय, तो उच्च न्यायालय मूलतः एक अपीली न्यायालय है। इसमें संबंधित राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों के विरुद्ध सुनवाई की जाती है। इसके अंतर्गत दीवानी और आपराधिक दोनों प्रकार के मामलों की सुनवाई की जाती है। जिन मामलों में जनपद न्यायालय ने 7 वर्ष की सजा सुनाई हो उसके विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है, 7 वर्ष से अगर कोई सजा है आपके पास तो। अन्य महत्वपूर्ण मामलों में भी उच्च न्यायालयों में अपील करने का प्रावधान है। राज्य में स्थित सभी अधिकरणों पर उच्च न्यायालय का नियंत्रण होता है तथा इन अधिकरणों के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के निर्णय के विरुद्ध भी उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। अब है उच्च न्यायालय सामान्यतः अपीली न्यायालय है, अतः उच्च न्यायालय के समक्ष आने वाले अधिकांश मामले जिला न्यायपालिका के निर्णय के विरुद्ध अपील के रूप में आते हैं। परंतु भारत के कुछ उच्च न्यायालयों में सिविल मामले सीधे लाए जा सकते हैं। कलकत्ता, मद्रास, मुंबई उच्च न्यायालय के समक्ष सिविल मामले सीधे लाए जा सकते हैं। उच्च न्यायालयों को आपराधिक या दीवानी मामले में किसी प्रकार की आरंभिक अधिकारिता नहीं है। इसका अभिप्राय है कि आपराधिक मामले जनपद न्यायालय से अपील के बाद ही उच्च न्यायालय में लाए जा सकते हैं। लोकसभा और विधानसभा चुनाव से संबंधित विवाद सीधे उच्च न्यायालय में सुने जाते हैं। अधीक्षण की शक्ति, तो उच्च न्यायालय संबंधित राज्य क्षेत्र में स्थित सभी प्रकार के न्यायालयों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखता है। राज्य में स्थित अधीनस्थ न्यायालय तथा विभिन्न अधिकरणों पर उच्च न्यायालय को अधीक्षण की शक्ति प्राप्त है। अधीनस्थ न्यायालयों के किसी भी न्यायाधीश के विरुद्ध उच्च न्यायालय अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सकता है। जनपद न्यायाधीशों को अवकाश देने का अधिकार भी उच्च न्यायालयों को है। जनपद न्यायाधीशों को राज्यपाल के द्वारा अपने पद से तभी हटाया जाएगा जब उच्च न्यायालय के द्वारा इस संबंध में अनुशंसा की जाए। उच्च न्यायालय की अधीक्षण शक्ति में सैन्य न्यायालय शामिल नहीं, मिलिट्री कोर्ट इसमें शामिल नहीं है। अभिलेख का न्यायालय, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, तो उच्चतम न्यायालय की तरह उच्च न्यायालय भी एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, अभिलेख का न्यायालय है। उच्च न्यायालय के निर्णय कार्यवाही और कार्य लिखित रूप में होते हैं तथा उच्च न्यायालय द्वारा किए गए निर्णयों को साक्ष्य रूप में सुरक्षित रखा जाता है। ये निर्णय अधीनस्थ न्यायालयों में साक्ष्य के रूप में मान्य होते हैं। उच्च न्यायालयों को न्यायालय की अवमानना पर साधारण कारावास, आर्थिक दंड अथवा दोनों प्रकार के दंड देने का अधिकार है। न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति, तो उच्च न्यायालय की न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति राज्य विधानमंडल व केंद्र सरकार दोनों के अधिनियमों और कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता के परीक्षण के लिए है। यदि वे संविधान का उल्लंघन करते हैं तो उन्हें असंवैधानिक अथवा अमान्य घोषित किया जा सकता है। परिणाम स्वरूप सरकार उन्हें लागू नहीं कर सकती। अधीनस्थ न्यायालय भारतीय संविधान के भाग 6 के अध्याय 6 के अंतर्गत अनुच्छेद 223 से 227 में अधीनस्थ न्यायालयों की 223 से 237 में अधीनस्थ न्यायालयों की चर्चा की गई। इसके अलावा इन न्यायालयों की आधिकारिकताएं, शक्तियां एवं कार्य मुख्यतः सिविल प्रक्रिया संहिता
जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 व आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 से तय होते हैं। तो नेक्स्ट है अधीनस्थ न्यायपालिका की संरचना। जिला न्यायाधीश किसी जिले का सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी होता है। यह सिविल अथवा आपराधिक दोनों मामलों में आधिकारिकता रखता है। जब वह सिविल मामले देखता है तो उसे जिला न्यायाधीश कहते हैं। वह आपराधिक मामलों को देखने के दौरान उसे सत्र न्यायाधीश कहा जाता है। वर्तमान में अधीनस्थ न्यायालयों का पद सोपान इस प्रकार है। उच्च न्यायालय होता है, उसके नीचे सत्र व जिला न्यायाधीश का न्यायालय होता है। तो जिला और सत्र न्यायाधीश का न्यायालय इसमें दो हो सकते हैं। एक तो सिविल मामले जिन्हें दीवानी मामले कहा जाता है, जो कि प्रॉपर्टी वगैरह से या सामान्य मुद्दों से रिलेटेड होते हैं, तलाक वगैरह से। आपराधिक मामले क्रिमिनल मामले होते हैं। तो जो सिविल मामले होते हैं, वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश का न्यायालय इसको देखता है। प्रथम श्रेणी सिविल न्यायाधीश का न्यायालय इसे देखता है। और मुंसिफ का कनिष्ठ सिविल जल का न्यायालय इसमें देखता है। फिर आपराधिक पक्ष में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय, प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी का न्यायालय और तृतीय श्रेणी दंडाधिकारी का न्यायालय इसे देखता है। अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो जिला न्यायाधीश जो कि अधीनस्थ न्यायालयों के मुख्य अधिकारी होते हैं, राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श करके नियुक्त किए जाते हैं। जिला न्यायाधीश के अतिरिक्त राज्य की न्याय सेवा के अन्य व्यक्ति भी राज्यपाल द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग तथा हाई कोर्ट के परामर्श से नियुक्त किए जाते हैं। न्याय सेवा के व्यक्तियों तथा जिला जजों से छोटे न्यायाधिकारियों की नियुक्ति, स्थानांतरण व पदोन्नति हाई कोर्ट के हाथ में है। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, स्थानांतरण व पदोन्नति इत्यादि राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से होती। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्याय विभाग का संचालन राज्यों का दायित्व है। अतः अधीनस्थ न्यायालय भारत के प्रत्येक जिले में स्थापित होते हैं। जिलों में 3 प्रकार के न्यायालय होते हैं। पहले फौजदारी न्यायालय, दूसरा है दीवानी न्यायालय और तीसरा है राजस्व न्यायालय। तो फौजदारी न्यायालय सबसे निम्न श्रेणी का न्यायालय तीसरे स्तर के मजिस्ट्रेट या दंडाधिकारी का होता है। तीसरे स्तर के दंडाधिकारी छोटे छोटे अभियोगों को सुनते हैं। उनको किसी अपराधी को 50 रुपए जुर्माना करके या 1 महीने की कैद की सजा देने का अधिकार है फौजदारी न्यायालय में। तृतीय श्रेणी के दंडाधिकारी को 200 रुपए जुर्माना करके और 6 माह की सजा देने का अधिकार है। इन दोनों श्रेणियों के दंडाधिकारियों को केवल प्रारंभिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है, अर्थात इन्हें अपील सुनने का अधिकार नहीं। इन दोनों श्रेणियों के न्यायालयों को ऊपर प्रथम श्रेणी के दंडाधिकारी की अदालत होती है। तो इन दोनों श्रेणियों के न्यायालय के ऊपर प्रथम श्रेणी के दंडाधिकारी की अदालत होती है। प्रथम श्रेणी के दंडाधिकारी को इन दोनों अधीन न्यायालयों से अपील सुनने का अधिकार है। इन तीनों प्रकार के दंडाधिकारियों के अतिरिक्त प्रत्येक जिले में एक अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी और उप विभागीय दंडाधिकारी होता है। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी तथा उप विभागीय दंडाधिकारी को सेक्शन 30 की सारी शक्तियां प्राप्त होती हैं। इसका अभिप्राय यह है कि ऐसे अभियोगों के अतिरिक्त जिन्हें मृत्युदंड दिया जाता है, वे लगभग सभी प्रकार के मुकदमे सुन सकता है। दीवानी न्यायालय सबसे छोटी अदालत लघु वाद न्यायालय होती है। ये बड़े बड़े नगरों में छोटे छोटे मामलों का शीघ्रता से निर्णय लेने के लिए बनाए जाते हैं। इसके फैसले के विरुद्ध वैधानिक प्रश्न के अतिरिक्त और किसी बात पर अपील नहीं की जा सकती। लघु वाद न्यायालयों के अतिरिक्त नगरों में द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के सब जजों के न्यायालय होते हैं। चतुर्थ श्रेणी के सब न्यायाधीश को 1000 रुपए, तृतीय श्रेणी के सब न्यायाधीश को 5000 रुपए और तृतीय श्रेणी के सब न्यायाधीश को 10,000 रुपए की संपत्ति, 10,000 रुपए तक की संपत्ति तक के अभियोग सुनने का अधिकार है। इन न्यायालयों के ऊपर जिले में एक सीनियर सब न्यायाधीश का न्यायालय होता है। सीनियर सब न्यायाधीश किसी प्रकार का मुकदमा सुन सकता है। इन सब न्यायाधीशों को एक दूसरे के फैसले के विरुद्ध अपील सुनने का कोई अधिकार नहीं है, बल्कि केवल प्रारंभिक क्षेत्राधिकार ही है। जिला और सत्र न्यायाधीश एक ही व्यक्ति होते हैं। जब वह दीवानी मुकदमों को सुनता है तो जिला न्यायाधीश कहलाता है। जब वह फौजदारी मुकदमों को सुनता है तो उसे सत्र न्यायाधीश कहा जाता है। दीवानी मुकदमे यानी जो सिविल के मैटर होते हैं, प्रॉपर्टी वगैरह के मुद्दे होते हैं, ये अगर कोई न्यायाधीश सुन रहा है तो जिला न्यायाधीश कहलाएगा, डिस्ट्रिक्ट जज कहलाएगा। अगर वो फौजदारी यानी क्रिमिनल केसेस को देख रहा है तो वो सेशन जज कहलाएगा। जिला न्यायाधीश न्यासों के संबंध पर दृष्टि रखता है और अल्पवयस्कों तथा पागलों के लिए संरक्षक नियुक्त करता है। वह जिले की दीवानी अदालतों की निगरानी रखता है और काम का विभाजन करता है। राजस्व न्यायालय, राजस्व संबंधी मामलों को सुनने के लिए राजस्व न्यायालय स्थापित किए गए हैं। सबसे निम्नतम न्यायालय तहसीलदार का होता है। तहसीलदार के निर्णयों के विरुद्ध कलेक्टर के पास अपील की जा सकती है। कलेक्टर के फैसलों के विरुद्ध अपील कमिश्नर को की जा सकती है। कमिश्नर के फैसलों के विरुद्ध अपील बोर्ड ऑफ रेवेन्यू या वित्त कमिश्नर को की जा सकती है। इस तरह राज्य में उच्च न्यायालय के अलावा अधीनस्थ न्यायालय भी अपनी विशेष भूमिका अदा करते हैं।
अब राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमी भोपाल और राज्य न्यायिक अकादमी जबलपुर। राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमी भोपाल। राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना 17 अगस्त 1993 को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में की गई थी। राज्य में न्यायिक प्रक्रिया को और अधिक मजबूत करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भोपाल में न्यायाधीशों के प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना की गई है, जहां पर न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के अन्य अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। राज्य में न्याय प्रक्रिया का सुदृढ़ीकरण एवं न्यायालय में आने वाले प्रकरणों के पंजीयन के लिए पूरे राज्य में कंप्यूटर का उपयोग किया जाने लगा है। इससे प्रकरणों के निराकरण में पहले से 3 गुना अधिक वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमी के डायरेक्टर न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस को बनाया गया है। फिर राज्य न्यायिक अकादमी जबलपुर में। तो अधीनस्थ न्यायपालिका के न्यायाधीशों के लिए एक प्रशिक्षण संस्थान बनाने का विचार वर्ष 1974 में ही आ गया था। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के 2 न्यायाधीशों वाली एक उप समिति ने अपनी रिपोर्ट में ऐसे संस्थान की वांछनीयता का सुझाव दिया था। इस विचार को थोड़ा और आगे बढ़ाया गया जब अप्रैल 1989 में पूर्ण न्यायालय ने अपनी बैठक में उच्च न्यायालय के सीधे नियंत्रण में जबलपुर में एक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव पारित किया। महाधिवक्ता। तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में एक महाधिवक्ता की भी नियुक्ति की जाती है, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही माना जाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही माना जाता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 165 में राज्य महाधिवक्ता का वर्णन किया गया है। महाधिवक्ता का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसके निम्नलिखित कार्य एवं शक्तियां हैं। तो राज्य सरकार को कानूनी परामर्श देना, राज्यपाल द्वारा सौंपे गए कार्य को संपन्न करना, संविधान एवं राज्य सरकार के कानूनों द्वारा सौंपे गए दायित्व पूर्ण करना, सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय में राज्य सरकार की पैरवी करना। महाधिवक्ता राज्य विधानमंडल तथा राज्य के किसी भी न्यायालय में उपस्थित रह सकता है। मध्य प्रदेश के प्रथम महाधिवक्ता श्री एम अधिकारी 1 नवंबर 1956 से 31 मई 1966 तक अपने पद पर रहे थे। वर्तमान में मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता श्री प्रशांत सिंह हैं। जनहित याचिका। तो न्यायिक सक्रियता की अभिव्यक्ति का प्रमुख उपकरण लोकहितवाद या जनहित याचिका है। भारत में जनहित याचिका का जनक भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश PN भगवती को माना जाता है। पिछले कुछ वर्षों से भारत में जनहित याचिका का प्रचलन बढ़ गया है। इसके अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय की 7 न्यायाधीशों वाले संविधान पीठ ने यह निर्णय दिया कि इस याचिका के माध्यम से पीड़ित व्यक्ति स्वयं या अन्य कोई व्यक्ति या संस्था द्वारा पीड़ित व्यक्ति की ओर से न्यायालय में उपस्थित होकर प्रश्न उठा सकता है। जनहित याचिका की इस प्रणाली में भारत में पूर्व प्रचलित लोकस स्टैंडई यानी केवल प्रभावित व्यक्ति ही न्याय प्राप्त करने के लिए अपील कर सकता है को परिवर्तित कर दिया गया है। अब स्वतः संज्ञान के माध्यम से भी न्यायालय द्वारा जैसे मीडिया रिपोर्ट, सोशल साइट्स आदि को आधार बनाकर कार्यवाही की जा सकती है। उच्च न्यायालय मूल अधिकार के उल्लंघन से संबंधित विषय पर संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी कर सकता है तथा कुछ कानूनी मामलों में भी रिट जारी कर सकता है। इस प्रकार देखा जाए तो उच्चतम न्यायालय की रिट आधिकारिकता अधिक है। न्यायिक सक्रियता। तो न्यायपालिका जब जनहित के मामलों में कार्यपालिका और विधायिका के क्षेत्र में हस्तक्षेप करती दिखाई देती है तो उसे न्यायिक सक्रियता जुडिशियल एक्टिविज्म की संज्ञा दी जाती है। भारत की न्याय व्यवस्था परंपरागत धारणा पर आधारित रही है। इस धारणा के अनुसार न्यायालयों का कार्य है उनके समक्ष जो विवाद प्रस्तुत हो उन विवादों का विद्यमान कानूनों के अनुसार निपटारा किया जाए। न्यायिक सक्रियता कार्यकारिणी की निष्क्रियता का स्वाभाविक परिणाम है। कार्यकारिणी की बढ़ती हुई उदासीनता, स्वच्छाचारिता, औपचारिकता, अनुशासनहीनता एवं निष्क्रियता ने न्यायिक सक्रियता को जन्म दिया। न्यायिक प्रक्रिया की बदलती भूमिका। नवीन परिस्थितियों में वर्तमान प्रासंगिकता को देखते हुए न्यायपालिका के नवीन समूहों की स्थापना की गई है। ई कोर्ट। तो न्यायिक प्रक्रिया को आसान बनाने हेतु ई कोर्ट की धारणा को लाया गया। देश का पहला ई कोर्ट गुजरात के अहमदाबाद सिटी सिविल एवं सेशन न्यायालय में स्थापित किया गया। इसे 8 फरवरी 2009 को देश के प्रमुख न्यायाधीश न्यायमूर्ति KG बालकृष्णन द्वारा प्रारंभ किया गया था। ई कोर्ट में आरोपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से न्यायाधीश के समक्ष अपनी उपस्थिति दर्ज कर सकेंगे और बयान भी दे पाएंगे। इससे कारागार से न्यायालय तक ले जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। कारागार एवं पुलिस मुख्यालय के अतिरिक्त फोरेंसिक लेबोरेटरी को भी ई कोर्ट परियोजना में न्यायालय से ऑनलाइन संबद्ध किया गया है। परिवार या कुटुंब न्यायालय। कुटुंब न्यायालय पारिवारिक विवादों के निराकरण के लिए गठित विशेष प्रकार के न्यायालय हैं। संक्षिप्त में यह न्यायालय विवाह, विवाद, तलाक, भरण पोषण, संरक्षण व पति पत्नी की संपत्ति से संबंधित विवादों का निराकरण करते हैं। इनका गठन कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984 अधिनियम संख्या 83 के अंतर्गत किया गया है। इस अधिनियम द्वारा न्यायालय को पारिवारिक विवादों में मैत्रीपूर्ण समझौते को बढ़ावा देने के लिए स्वविवेक का प्रयोग करने का क्षेत्रीय अधिकार दिया गया है। विवाद की सच्चाई पता लगाने के लिए न्यायालय अपनी प्रक्रिया स्वयं निर्धारित कर सकता है।
सामान्यतः विवादों में वकीलों की उपस्थिति नहीं होती है, लेकिन जटिल विषयों पर वकीलों को प्रस्तुत होने की अनुमति दी जा सकती है। विभिन्न विषयों पर निर्णय करते समय कुटुंब संबंधियों और परामर्शदाताओं की सेवाएं ली जाती हैं। उच्च न्यायालय में कुटुंब न्यायालयों के निर्णयों एवं आदेशों के विरुद्ध अपील की जा सकती है। इसके साथ ही संविधान के अनुच्छेद 106 के तहत उच्चतम न्यायालय में भी अपील की जा सकती है। पहले पारिवारिक न्यायालय की स्थापना राजस्थान की राजधानी जयपुर में की गई थी। भारत में विधि आयोग की 59वीं रिपोर्ट में कुटुंब न्यायालय के गठन की सिफारिश की गई। कुटुंब न्यायालय का उद्देश्य क्या है? जैसा कि विधानमंडल द्वारा बताया गया, कुटुंब न्यायालय का उद्देश्य विवाह एवं परिवार से संबंधित विवादों का निपटारा सुलह के माध्यम से जल्द करना है। इसके अलावा अन्य समान न्यायालय अपना कार्य कैसे करें के तरीके और प्रक्रिया रूढ़िवादी माहौल के कारण पारिवारिक विवादों का निपटारा सही तरीके से नहीं कर सकते हैं। यह भी महसूस किया जाता है कि परिवार से संबंधित सभी मुद्दों का निपटारा एक ही न्यायालय द्वारा जल्द से जल्द किया जाना चाहिए। कुटुंब न्यायालय का गठन केंद्र सरकार द्वारा किसी राज्य में कुटुंब न्यायालय के गठन से संबंधित अधिसूचनाएं जारी करने के पश्चात राज्य सरकार उच्च न्यायालय की सलाह से राज्य में कुटुंब न्यायालय का गठन करती है। उच्च न्यायालय की सलाह से कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984 के पारित होने पर राज्य के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि राज्य सरकार उच्च न्यायालय की सलाह से सभी शहरों व कस्बों में जिनकी जनसंख्या 1 लाख से अधिक है में कुटुंब न्यायालय की फैमिली कोर्ट्स की स्थापना करे। अन्य क्षेत्रों में राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय की सलाह से कुटुंब न्यायालय का गठन ऐच्छिक है। कुटुंब न्यायालय का संगठन कुटुंब न्यायालय एक या एक से अधिक न्यायाधीशों से मिलकर बनती है। न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय की सहमति से की जाती है। यदि कुटुंब न्यायालय का गठन एक से अधिक न्यायाधीश से किया जाता है तो राज्य सरकार उच्च न्यायालय की सहमति से एक प्रधान न्यायाधीश व अन्य प्रधान न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकती है। कुटुंब न्यायालय में नियुक्ति के लिए न्यायाधीशों की योग्यताएं। तो कुटुंब न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित निम्नलिखित योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। पहला, एक व्यक्ति जो भारत में कम से कम 7 वर्षों से न्यायिक अधिकारी रहा हो या किसी अधिकरण का सदस्य रहा हो या भारतीय सरकार के अधीन किसी ऐसे पद पर स्थापित रहा हो जिसके लिए विधि के विशेष ज्ञान की आवश्यकता है। कम से कम 7 वर्षों के लिए उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहा हो। इसके अतिरिक्त ऐसा व्यक्ति जो केंद्र सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से निर्धारित योग्यता रखता हो। कुटुंब न्यायालय के न्यायाधीश की अधिकतम आयु 62 वर्ष निर्धारित की गई है। उपरोक्त सभी योग्यताएं रखने वाले व्यक्ति को कुटुंब न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। कुटुंब न्यायालय में कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984 के अंतर्गत महिला न्यायाधीश को न केवल नियुक्त किया जा सकता है बल्कि उन्हें प्राथमिकता दी जाती है। कुटुंब न्यायालय का स्थान कुटुंब न्यायालय के बैठने का स्थान उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जाता है। यह आवश्यक है कि कुटुंब न्यायालय के बैठने का स्थान अन्य साधारण दीवानी एवं फौजदारी न्यायालय से अलग हो। कुटुंब न्यायालय आने वाले वादी फौजदारी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने वाले वादियों से अलग होते हैं। यह आवश्यक है कि कुटुंब न्यायालय अधिनियम की धारा 3(1) के अंतर्गत राज्य सरकारों के लिए यह अनिवार्य है कि 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर या कस्बों में प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक कुटुंब न्यायालय स्थापित करे। यदि राज्य सरकारें आवश्यक समझें तो राज्य के अन्य क्षेत्रों में भी कुटुंब न्यायालय की स्थापना कर सकती हैं। यह भी आवश्यक है कि वादी की सहूलियत को देखते हुए बड़े शहरों में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग न्यायालय की स्थापना की गई। कुटुंब न्यायालय का हिताधिकार कुटुंब न्यायालय का अधिनियम की धारा 7(1) के अनुसार कुटुंब न्यायालय को विवाह, तलाक, भरण पोषण और संरक्षण से संबंधित वाद एवं कार्यवाही का हिताधिकार प्राप्त है। कुटुंब न्यायालय को निम्नलिखित मामलों में हिताधिकार प्राप्त। पहला, विवाह को शून्य घोषित करने में, वैवाहिक अधिकार को पुनर्स्थापित करने में, न्यायिक संबंध विच्छेद एवं विवाह विच्छेद आदि में, विवाह या विवाह की स्थिति की विधिमान्यता घोषित करने में, पति पत्नी के मध्य कार्यवाही होने पर दोनों की संपत्ति में निर्णय, किसी अवयस्क के संरक्षण या अभिरक्षा या पहुंच के संबंध में, किसी अन्य विधि के अंतर्गत दिए गए हिताधिकार के संबंध में। लोक अदालत कानूनी विवादों के मैत्रीपूर्ण समझौते के लिए वैधानिक मंच है। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1967, जिसका संशोधन वर्ष 2002 में किया जा चुका है, द्वारा लोक उपयोग सेवाओं के विवादों के संबंध में मुकदमेबाजी, पूर्व सुलह और निर्धारण के लिए स्थायी लोक अदालतों की स्थापना के लिए प्रावधान करता है। देश के लगभग सभी जेलों में स्थायी सतत लोक अदालतें स्थापित की गई। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन वर्ष 1987 में किया गया था। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन 1987 में किया गया था। देश में लोक अदालतों द्वारा अब तक लगभग 1,43,00,000 से भी अधिक कानूनी मामले हल किए जा चुके हैं। ऐसे फौजदारी विवादों को छोड़कर जिनमें समझौता नहीं किया जा सकता है, दीवानी, फौजदारी, राजस्व अदालतों में लंबित सभी कानून विवाद मैत्रीपूर्ण समझौते के लिए लोक अदालत में लाए जा सकते हैं। कानूनी विवादों को लोक अदालत में मुकदमा दायर होने से पूर्व भी अपने यहाँ स्वीकार कर सकती है। लोक अदालत के निर्णय किसी भी दीवानी न्यायालय के समान ही दोनों पक्षों पर लागू होते हैं और निर्णय अंतिम होते हैं।
लोक अदालतों द्वारा दिए गए निर्णयों के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती है। इसमें न्याय का अधिकार आपसी सुलह है। इन्हें अभी कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं। तीव्रगामी न्यायालय या फास्ट ट्रैक कोर्ट। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन का अधिकार शामिल है। इस अनुच्छेद के अनुसार किसी व्यक्ति को उसके जीवन व निजी स्वतंत्रता से सिवाय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से वंचित नहीं किया जा सकता। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से अभिप्राय एक न्यायोचित, युक्तियुक्त, निष्पक्ष प्रक्रिया से है। ऐसी प्रक्रिया में त्वरित विचारण का अधिकार अंतर्निहित है। न्याय स्वतंत्रता एवं जीवन के अधिकार जैसी बातें निरर्थक होंगी यदि हम न्यायिक कार्यवाहियों को तीव्रगामी तथा सर्वसुलभ नहीं बना सकते। अतः राज्य का यह कर्तव्य है कि वह नागरिकों को त्वरित उपचार उपलब्ध कराए, विशेषकर उन्हें जो कारावास में पड़े हुए। विश्व के सबसे बड़े प्रजातंत्र की यह विडंबना है कि भारतीय न्यायालय लंबित वादों को बोझ तले जनता दबते जा रहे हैं। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार विभिन्न न्यायालयों के समक्ष लंबित प्रकरणों की संख्या 1.5 करोड़ के आसपास है। इनमें से लगभग 1.4 करोड़ मामले आपराधिक हैं। लंबित मामलों में 6 करोड़ लोग उलझे हुए हैं। फिर इसमें मध्य प्रदेश में लंबित पड़े आपराधिक मामलों को त्वरित रूप से निपटाने के लिए 11वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर 1 अप्रैल 2001 में फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना की गई थी। 1 अप्रैल 2001 में फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना की गई थी। राज्य में कुल 85 फास्ट ट्रैक कोर्ट न्यायालय स्थापित हैं। महिलाओं से संबंधित मामलों के लिए प्रदेश की राजधानी भोपाल में फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रस्तावित है। फिर प्रत्येक आठवां भारतीय नागरिक मुकदमेबाजी में उलझा हुआ। लगभग 60 लाख प्रकरण 10 वर्ष से भी अधिक पुराने 60 लाख प्रकरण। 40 वर्षों से लंबित वादों की संख्या में अनवरत वृद्धि हुई है, जिसमें सरकार भी भारी दबाव में थी और इस कारण सरकार ने वर्ष 2005 में लंबित प्रकरणों को त्वरित निपटारे के लिए एक बड़ी राशि मंजूर की। इस धन से तीव्रगामी न्यायालयों का गठन हुआ, यानी फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना की गई। ये न्यायालय केवल लंबित मामलों को ही निपटाएंगे। शासन ने यह कदम 11वें वित्त आयोग के प्रतिवेदन के बाद उठाया। मंजूर की गई धनराशि राज्यों को दी गई। तदनुसार सबसे अधिक 242 विशेष अदालतें उत्तर प्रदेश में, 187 महाराष्ट्र में, 183 बिहार में और 152 पश्चिम बंगाल में गठित की गई। 1 अप्रैल 2001 से तीव्रगामी न्यायालय अस्तित्व में आए। 1 अप्रैल 2001 से मध्य प्रदेश में भी, किंतु केवल 446 न्यायालय ही कार्य करना प्रारंभ कर सके हैं। 1003 अन्य तीव्रगामी न्यायालय स्थापित किए जाने की प्रक्रिया में है। कुछ राज्यों को तीव्रगामी न्यायालय के गठन की प्रक्रिया अभी प्रारंभ करना है। उच्च न्यायालय से तीव्रगामी न्यायालय हेतु तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कहा गया है। सेवानिवृत्त अधीनस्थ न्यायालयों, कार्यरत मजिस्ट्रेट तथा अधिवक्ताओं में से तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त किए जाने हैं। का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। फिर हरित राष्ट्रीय न्यायाधिकरण पर्यावरण संबंधी कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन एवं पर्यावरण के अधिकारों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अक्टूबर 2010 में अस्तित्व में आ गया। इसके गठन की सूचना 18 अक्टूबर 2010 को जारी की गई। इस हेतु आवश्यक विधेयक संसद के दोनों सदनों में मई 2010 में पारित किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश लोकेश्वर सिंह पंटा को राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का प्रथम अध्यक्ष दिसंबर 2012 में नियुक्त किया गया। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के वर्तमान अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश श्री प्रकाश श्रीवास्तव। ग्राम न्यायालय विधि एवं न्याय मंत्रालय ने न्याय प्रणाली को आम जनमानस के निकट ले जाने के लिए ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 संसद में पारित किया। इसके तहत 2 अक्टूबर 2009 से कुछ राज्यों में ग्राम न्यायालय कार्य करने लगे। ग्राम न्यायालय में प्रथम श्रेणी में मजिस्ट्रेट स्तर का न्यायाधीश होता है, जिसे न्यायाधिकारी कहा जाता है। इसकी नियुक्ति संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य सरकार करती है। ग्राम न्यायालय सिविल तथा आपराधिक दोनों मामले देखता है। ऐसे मामलों की सूची ग्राम न्यायालय अधिनियम की अनुसूची में दी गई है। एक तरफ जहां यह 2 वर्ष की अधिकतम सजा पाने वाले आपराधिक मामले को देखता है, तो वहीं दूसरी तरफ सिविल मामलों के अंतर्गत वह न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, मधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1976, घरेलू हिंसा महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत आने वाले मामले भी देखता है। इनमें सिविल मामलों में आपसी समझौते से मामला निपटाने की कोशिश की जाती है, तो आपराधिक मामलों में प्ली बार्गेनिंग के माध्यम से अभियुक्तों को अपना अपराध स्वीकार करने का मौका दिया जाता है कि अगर आपने अपना जो दोषी होता है, अगर अपना अपराध स्वीकार कर लेता है तो उसे कुछ रियायत दी जाती है। मान लो 10 साल की अगर सजा है तो 8 साल या 7 साल ही उसमें समझौता या उसको सजा दी जाती है। प्ली बार्गेनिंग समझौता
समझौते का एक तरीका है। इसके अंतर्गत अभियुक्त कम सजा के बदले अपने द्वारा किए गए अपराध को स्वीकार करके और पीड़ित व्यक्ति को हुए नुकसान और मुकदमे के दौरान हुए खर्चे की क्षतिपूर्ति करके कठोर सजा से बच सकता है। प्ली बार्गेनिंग केवल उन अपराधों पर लागू होती है जिनके लिए कानून में 7 वर्ष से अधिक कैद की सजा का प्रावधान नहीं है। अगर 7 वर्ष से ज़्यादा का प्रावधान है तो उसमें आप प्ली बार्गेनिंग नहीं कर सकते। कुल मिला के हत्या वगैरह के मामले में प्ली बार्गेनिंग नहीं होगी। स्मरणीय तथ्य, मध्य प्रदेश का पहला ग्राम न्यायालय 2 अक्टूबर 2009 को भोपाल के बैरसिया में स्थापित किया गया। 2 अक्टूबर 2009 को भोपाल के बैरसिया में मध्य प्रदेश का पहला ग्राम न्यायालय स्थापित किया गया। महात्मा गांधी जयंती 2 अक्टूबर 2009 को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश अनंत कुमार पटनायक ने इस न्यायालय का शुभारंभ किया। इसके बाद अन्य सभी जिलों में भी इसका निर्माण किया जा चुका। तो अब कुछ चलते चलते अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम आयु कितनी है? तो 62 वर्ष है। पहले 60 थी, अब 62 हो गई है। मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय का मुख्यालय जबलपुर में है। 2 अन्य खंडपीठें इंदौर एवं ग्वालियर में है। फिर मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट की शाखाएं कहाँ कहाँ है? इंदौर एवं ग्वालियर में है। फिर मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 214 के तहत। फिर है मध्य प्रदेश में न्यायाधीशों के प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमी कहाँ है? राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमी कहाँ है? भोपाल में है, जबकि मध्य प्रदेश का कहाँ पर है? जबलपुर में। चलिए यहाँ से हमारा ये न्यायालय वाला चैप्टर समाप्त होता है। तो अगर आपको वीडियो सीरीज अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।